श्रुति अंगद बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बेहद अहम बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वन्य जीव हमलों को लेकर कोई बेहद अहम फैसला लिया जा सकता है इस बैठक में, ये जानकारी मिल रही है। विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन, संभावित राज्य कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर भी संभावित फैसले आ सकते हैं। बार एसोसिएशन की मांगों पर भी बन सकती है सहमति। बेहद अहम ये बैठक। इस बैठक में कई मामलों पर फैसला आ सकता है। वन्य जीव संघर्ष जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसे कम कैसे किया जाए, इसको लेकर कोई एक बेहद अहम फैसला आज इस कैबिनेट से बाहर जब प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी तो सभी के सामने होगा। सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बेहद अहम बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वन्य जीव हमलों को लेकर बेहद अहम फैसला लिया जाएगा। विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन संभावित है। राज्य कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर भी फैसला आ सकता है, ये कहा जा रहा है। बार एसोसिएशन की मांगों पर भी इस बैठक में सहमति बन सकती है। कई ऐसी मांगे हैं, कई ऐसे फैसले हैं जिस पर इस बैठक में मुहर लगाई जाएगी। विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन संभावित है। राज्य कर्मचारियों से जुड़े तमाम विषयों पर इस बैठक में अहम फैसला लिया जाएगा। शीतकालीन यात्रा को लेकर इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैठक की ये तस्वीरें हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक राज्य के लिए। हालांकि इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसले जनता के हित में लिए जाते हैं, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। वन्य जीव हमले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि धामी सरकार इस पूरे मामले पर लगातार निर्देश भी अधिकारियों को दे रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीव संघर्ष को लेकर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन क्योंकि आज ये बेहद अहम बैठक है, इस बैठक में कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर की संभावना जताई जा रही है। वन्य जीव हमलों को लेकर भी कोई बेहद अहम फैसला लिया जा सकता है सरकार की तरफ से। हालांकि कैबिनेट की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बैठक की शुरुआत हो गई है। बार एसोसिएशन की मांगों पर भी यहां पर सहमति बन सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित देहरादून से जुड़ चुके हैं। रजनीश, बैठक की शुरुआत हो गई है। बैठक में कौन कौन मौजूद है और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है? कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में इस समय जारी है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्रियों का पूरा दल यहां पर मौजूद है, जिसमें सुबोध उनियाल भी हैं, सतपाल महाराज भी हैं, रेखा आर्या भी हैं। तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। जैसा कि पहले से चर्चा हो रही थी कि आज जो होने वाली कैबिनेट है, इस कैबिनेट में जो उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है श्रुति, वो है वन्य जीव हमला, जिससे पूरा उत्तराखंड जो पहाड़ के जो जनपद है वो त्राहिमाम कर रहे हैं। चाहे छात्र हो, उनके सामने अपनी जान का संकट है। अभी हाल ही में घटना हुई थी कि भालू ने स्कूल के अंदर जाकर छात्रों पे हमला कर दिया, जिसमें एक छात्र कक्षा 6 का पढ़ने वाला आरव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें बहादुरी का परिचय दिखाया। दिव्यांशी ने, कक्षा 8 की छात्रा है, तब उसकी जान बची। तो कुल मिलाकर इस समय उत्तराखंड में एक जो वाइल्ड लाइफ का अटैक है, ये एक बहुत गंभीर और ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जिससे जो ग्रामीण अंचल के किसान हैं वो खेतों पे काम नहीं कर पा रहे हैं। गुलदार का अटैक लगातार होता है और स्कूल जाने वाले छात्र, उन पर भी जो साया है वो खौफ का मंडरा रहा है। परिजनों का आलम यह है कि वो भी दहशत में रहते हैं जब तक उनके जिगर का टुकड़ा स्कूल से लौटे वापस नहीं आ जाता। तो एक वाइल्ड लाइफ को लेकर कैबिनेट में अहम प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा आपको बताएं कि जो बार काउंसिल की मांग है कि चैम्बर्स का निर्माण राज्य सरकार कराए, जिसको लेकर अभी 2 दिन पहले भी हड़ताल की थी, वकीलों ने जाम लगाया था। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि वकीलों की मांग पर भी कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है, चर्चा हो सकती है, जिस पर मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो समान वेतन को लेकर जो संविदा कर्मी है, उनकी जो मांग है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तमाम मुद्दे हैं। और आपको बताएं, चूंकि शीतकालीन पर्यटन है, उसको बढ़ावा देना है, चूंकि नए साल को लेकर देश दुनिया के पर्यटक उत्तराखंड आते हैं, तो उसको लेकर भी अहम प्रस्ताव यहाँ पर आ सकता है कैबिनेट में। तो श्रुति, जैसा भी कैबिनेट की प्रस्ताव मीटिंग अभी चल रही है, उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग होगी जिसमें बताया जाएगा कि कितने प्रस्ताव कुल आज पास हुए और क्या क्या रहा है इस कैबिनेट। बिल्कुल, इस राज्य कैबिनेट की बैठक में
रजनीश, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है? कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, लेकिन एक बेहद अहम सवाल ये भी है, हमने कई बार देखा है और कई सालों में हर साल जो वन्य जीव अटैक होता है, हमला होता है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बैठक होती है, प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं दिख रहे। कहाँ लूप होल्स है, कहाँ परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है? रजनीश, देखिए श्रुति, जो निर्णय लिए जाते हैं वो शासनीय पद्धति से लिए जाते हैं, जन सरोकारों से जोड़कर देखा जाता है। उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाने की जरूरत है, तभी इसका स्थायी समाधान हो सकता है। जैसे कि अगर हम भालू के अटैक की चर्चा करें श्रुति, तो जैसा कि विगत रहा है कि जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पहाड़ी राज्यों में ये जो टाइम पीरियड है ये हाइबरनेशन का है, यानी शीत निद्रा में भालू रहता है। और जबकि इस बार परिवर्तन ये है कि शीत निद्रा में गया नहीं, हाइबरनेशन में गया नहीं, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज आया है। बिहेवियर चेंज होने से अटैक्स बढ़ रहे हैं। कई बार कई तस्वीरों में देखने मिलता है कि उनको खाने का सामान नहीं मिलता, इस वजह से जंगली जानवर आबादी का रुख कर रहे हैं। तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति के साथ साथ समन्वय करके ठोस नीति बनाने की जरूरत है, जिसमें जन सहभागिता भी एक अहम मुद्दा रहेगा। बिल्कुल रजनीश, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वन्य जीव संघर्ष जो लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं। आप बने रहिए रजनीश, आके भी आपका रुख करेंगे। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में हरीश रावत का एक एआई वीडियो जारी किया गया है। एआई वीडियो से उत्तराखंड की राजनीति गर्म हो चुकी है, राजनीति में भूचाल है। हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। वीडियो आपको दिखा रहे हैं, यही वो एआई तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। फर्जी वीडियो को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से एआई का गलत इस्तेमाल करके हरीश रावत भी इस एआई वीडियो में नजर आ रहे हैं। और इसी वीडियो को लेकर प्रदेश की राजनीति में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। एआई वीडियो से उत्तराखंड की राजनीति में तूफान है। हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज कराई गई है। वीडियो आपको दिखाएंगे। एआई निर्मित ये वीडियो है जिसमें हम तुम्हें जमीन देंगे, मजार बनानी है, इस तरीके की बातें से एआई वीडियो में लिखी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हालांकि ये एआई वीडियो है दुष्ट प्रयास है और उत्तराखंड के राजनीतिक सौहार्द को और उत्तराखंड के सामाजिक परिवेश को नष्ट करने का प्रयास है भाजपा का। और जो तो इस पूरे मामले पर हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज हो गया है। हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर एआई तकनीक का दुरुपयोग कर उनका फर्जी वीडियो वायरल करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए। इसी को लेकर उन्होंने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। आपको वो बयान भी सुनवाएंगे जो इस पूरे मामले पर हरीश रावत ने दिया है। क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पर, क्या कुछ आरोप लगाए, सुनिए। सामाजिक परिवेश को नष्ट करने का ये एक बहुत ही दुष्ट प्रयास है और उत्तराखंड के राजनीतिक सौहार्द को और उत्तराखंड के सामाजिक परिवेश को नष्ट करने का प्रयास है भाजपा का। और जो इन्होंने पहले भी ये झूठ बोले, इन्होंने जुम्मे की नमाज का झूठ बोला। जुम्मा मतलब शुक्रवार की छुट्टी का। सारे राज्य के लोग जानते हैं कहीं किसी कार्यालय में छुट्टी नहीं हुई, लेकिन भाजपा। तो इसी एआई वीडियो पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं देहरादून से। रजनीश, क्या कुछ ये पूरा मामला एआई वीडियो में क्या दर्शाया गया है? हरीश रावत का बयान भी हम सुन रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी पर बेहद संगीन आरोप लगा रहे थे। देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं कि एआई जनरेटेड जो वीडियो है ये भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुआ था, जिसके बाद काफी ट्रोल किया गया। इसमें सीधे सीधे दिखाया गया है कि पूर्व सीएम जो है हरीश रावत, वो मुस्लिम शरणम गच्छामी
और इस तरीके का कंटेंट है, और उसमें कहा जा रहा है कि तुम हमें जमीन दो, हम तुमको मजारे देंगे। और दूसरी ओर इसमें धाकड़ धामी का एक वीडियो है जो एआई जनरेटेड है, जिसमें वो आगे चलते हुए नजर आते हैं और धाकड़ धामी के पीछे ट्यून बजाई जाती है। तो ये जो मैसेज है देने का प्रयास किया गया है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है मुखर होकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो इसके जरिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। इस माहौल से हरीश रावत इतना आहत हुए, उन्होंने कई समर्थकों के साथ पहुंच के थाने का घेराव किया, थाने में अपनी बात बताने का प्रयास किया, एफआईआर के लिए तहरीर दी। जिसके बाद एसपी सिटी मौके पहुंचते हैं और बताते हैं कि एसएसपी नहीं आ सकते, तो फोन पर वो एसएसपी से वार्ता करते हैं। और पहली एआई जनरेटेड एफआईआर है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप लगाकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने दर्ज कराई है, जिसको सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी का ये कहना है कि अब साइबर सेल को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है और आगे की विधिक कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। इतना ही नहीं, बकायदा मीडिया से मुखातिब होते हुए हरीश रावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और उनको एज अ विलन परोसा जा रहा है जो सामाजिक। रजनीश, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, यहाँ पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी से पूछताछ की गई होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया गया है, ये भी बताइए साथ में रजनीश, क्या इस पूरे विवाद के शुरू होने के बाद क्या एक्स हैंडल से वीडियो डिलीट कर दिया गया या अभी भी मौजूद है? देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं, जब ये एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया तो जिसके बाद ये ट्रोल होने लगा। जब इसकी भनक हरीश रावत को लगी तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, पहले बयानों के जरिए आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद उन्होंने मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाकर एफआईआर लॉन्च कराई। इस एफआईआर पे आला अधिकारियों का कहना है कि साइबर सेल जांच करेगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है राज्य में, और ऐसे में कार्रवाई होना भारतीय जनता पार्टी पर ये तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन विधिक कार्रवाई चलिए फिर रजनीश, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये सियासी संग्राम आखिरकार कहां जाकर थमता है जो एआई वीडियो के द्वारा अब राजनीति में भूचाल ला रहा है। आप बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों बढ़ते आगे। इन दिनों साल 2022 में हुए अंकिता हत्याकांड की चर्चा एक बार फिर से देश भर में होने लगी। दरअसल बीते दिनों बीजेपी से निष्कासित सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने फेसबुक लाइव आकर एक खुलासा किया। इस वीडियो में महिला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी गट्टू का जिक्र किया है, जो कि बीजेपी नेता हैं। अब इस मामले में विपक्ष कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी पर हमलावर नजर आए। वही मामले में वीआईपी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस का कहना है। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, इस वीडियो ने पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में धूम मचा रखी है। आप लोग को इस वीडियो में जो कहते हुए जो कह रही हैं, ये स्वयं को सुरेश राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे, उनकी पत्नी के रूप में ये अपना परिचय देती हैं और ये कहती हैं कि सुरेश राठौर जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास हैं, जो वो भी सोशल मीडिया में है, लेकिन वो बहुत ही इस तरह के हैं कि हम उनको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। हम कांग्रेस के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उस तरह की हल्की बातों के लिए यहाँ पर नहीं करना चाहते जो इन दोनों के बीच की बातें हैं, और सामाजिक रूप में उसको दिखाना भी बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। मेरे पास तो नहीं है ऐसा दिल कि मैं इस तरह की नंगाई को दिखा सकूं जो दोनों के बीच की बातें हैं। लेकिन उस बातचीत में यह है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया। वही अब अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक वीडियो वायरल है और चर्चित हत्याकांड से जुड़े ऑडियो को लेकर बीजेपी से निष्कासित सुरेश राठौर ने भी सफाई दी है। सुरेश राठौर ने इस एआई जनरेटेड इसे वीडियो को बताया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वो कह रहे हैं कि ये वीडियो एआई के द्वारा निर्मित है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि
कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी में हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं। रजनीश, मामला क्या है? वायरल वीडियो में क्या कुछ कहा गया है? जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसमें क्या कुछ दावे हैं? विस्तार से बताइए। जी श्रुति, मैं आपको बता दूं कि 2022 में अंकिता भंडारी का हाई प्रोफाइल हत्याकांड हुआ था। वनतारा रिजॉर्ट है ऋषिकेश में, जिसमें वो रिसेप्शन का काम करती थी। तो उस पे जो हत्या के आरोप थे, वो जो लोग उसमें शामिल थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। एक गुत्थी है जो 2022 से लेकर आज तक नहीं सुलझी होती, वो है वीआईपी। क्योंकि उसने बताया था, पुलकित आर्या जो मैनेजर था, कि उस पर दबाव बनाया जा रहा था पुलकित आर्या के द्वारा कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। तो वो वीआईपी आज तक उसका रहस्य उद्घाटन नहीं हुआ, कौन है वीआईपी। इसी वीआईपी को लेकर कांग्रेस मुखर रही। लोकसभा के जो चुनाव हुए थे तो जन जन में जाकर इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया, लेकिन उसके बाद भी वीआईपी का नाम आज तक सामने नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल कांग्रेस के, ये दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप लगाते हैं कि जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनकी कथित पत्नी ने सोशल मीडिया पर गट्टू नाम का जिक्र किया है कि गट्टू एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, बड़ा नेता है, जिसको वो वही वीआईपी है जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही है थी। तो जिसके बाद कांग्रेस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाया। कांग्रेस का कहना है 10 दिन का समय है राज्य सरकार के पास, यदि वो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराते हैं तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस इस पे व्यापक प्रदर्शन करने जा रही है। तो ये जो पूरा अंकिता भंडारी हत्याकांड है, उसमें वो वीआईपी कौन है, जिसको अभी एआई जनरेटेड वीडियो बता रहे हैं जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, लेकिन उनकी कथित पत्नी ने गट्टू का नाम लिया। गट्टू के नाम आने के बाद क्योंकि गट्टू का नाम सामने आ चुका है और कहा जा रहा है यही वो वीआईपी है जिसको कहा जा रहा था अंकिता को कि एक्स्ट्रा सर्विसेज दे। क्या गट्टू की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे वायरल वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया आई है? ये भी बताइए, गट्टू कितना प्रभावशाली नेता है, क्या कुछ उनका वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? देखिए, ये गट्टू जिससे आरोप लगाए जा रहे हैं कि काफी बड़ा दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में नेता है। मैं आपको बताऊं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जब कांग्रेस इस पर मुखर हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार न्याय दिलाने का काम कर रही है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। अब जो पेच फंसा है वो सीबीआई जांच को लेकर फंस गया है। इस हाई प्रोफाइल केस में जो आरोपी तो सब जेल में है, लेकिन वो जो वीआईपी है वो आज तक वीआईपी कौन, धामी सरकार मौन, ये जो कैंपेन थी ये कांग्रेस की लगातार जारी रही। अब मुखर हो गई है सोशल मीडिया पे जो कथित पत्नी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में जानबूझ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ताकि देश की मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। और राज्य सरकार इस वायरल वीडियो को रजनीश ये कहा जा रहा है सफाई देते हुए कि ये एआई निर्मित है। अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ जांच की जाती है, क्या सीबीआई की जांच दी जाती है, सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी जाती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को 1 सप्ताह से अधिक का समय पूरा हो चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं शिविर में शामिल होकर आम जनता की समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। क्या है कि कर्मयोग सिखाती है कि जीवन में कर्म प्रधान है और कर्म करना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे गीता का श्लोक करेंगे तो उनके मन में हमेशा कर्म करने का और अच्छे कर्म करने का जो है हमेशा ध्यान रहेगा और वो आगे देश और प्रगति की उन्नति करेंगे, अपना भी विकास करेंगे और लोगों को भी जो निश्चित रूप से उनका फायदा मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। लगातार 2 चुनावों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस अब पूरी तरह चुनावी मोड में दिखाई दे रही है और जमीनी मुद्दों के सहारे वापसी की रणनीति पर काम जारी है। और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कम से कम 45 सीटें जीतेंगी और यदि हालात अनुकूल रहे तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है, 50 के पार भी जा सकता। हरीश रावत के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। क्या कांग्रेस
गुटबाजी को खत्म कर पाएगी? क्या जो अंदरूनी कलेश है उससे मिटा पाएगी? हम कम से कम 45 सीटें जीतेंगे। और यदि वहीं बीजेपी जिला रुड़की में संगठनात्मक मजबूती उत्साह का भव्य दृश्य तब देखने को मिला जब नवनियुक्त जिला मोर्चा अध्यक्षों के सम्मान में वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा नेता इंजीनियर चेरब जैन द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता और जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने भाजपा को राष्ट्र निर्माण का सशक्त आंदोलन बताते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। संगठन जिला रुड़की है, उसके जो मोर्चों के जिला अध्यक्ष नियुक्त होके आए हैं उनका सम्मान समारोह किया गया है, उनका स्वागत समारोह किया गया है और उनको ये बताने का एक एहसास दिलाया गया है कि अब आपके पास शक्तियां आ गई हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सब मेरे से बड़े हैं और अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से निर्वहन करेंगे। और माननीय जिला अध्यक्ष जी इस मौके पर पहुंची है, हमारी मधु दीदी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे बुलाने। देखिए आज यहाँ अभी हमारे 2-3 दिन पहले क्या 4-5 दिन हो गए 6 मोर्चों का गठन हुआ है और 6 मोर्चों के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। तो उन्हीं के लिए भाई चेरब जैन जी ने स्वागत कार्यक्रम रखा। मैं बहुत बधाई अपने मोर्चे के अध्यक्ष को देती हूँ कि उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो आयोजक है चेरब जैन जी उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं भाई चेरब जैन जी द्वारा बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत ही स्वागत समारोह में यहाँ में सम्मान मिला। तो भाई चेरब जैन जी के एवं उनके सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।